बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम इन्वायरमेंटल का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और हमारा टॉपिक होगा ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसा कि मैंने लिखा है, तो एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज़ द वर्ड विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब क्या है? एटमॉस और स्फीयर। ये है एटमॉस और ये स्फीयर, इनको इकट्ठे मिलाकर बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस का मतलब है वेपर्स और स्फीयर चूंकि एक राउंड होती है, सर्कुलर होती है, और इसका मतलब है लेयर ऑफ गैसेस। Layer of gases that surround our planet. Planet, Earth. समझ आई? स्फीयर मतलब है कि किसी चीज़ ने स्फीयर किया हुआ है, घेरा हुआ है हमारी अर्थ को, और वो जो चीज़ जिसने घेरा है वो एटमॉस्फेयर के एतबार से क्या है? अ लेयर ऑफ गैसेस, बिकॉज वी नो द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस विच सराउंड्स आवर प्लैनेट द अर्थ। तो एटमॉस्फेयर बेसिकली इसकी बहुत फॉर्म्स हैं, जब से ये बना है और आज तक इसमें मुख्तलिफ चेंजेस आएंगे। ठीक, वो मुख्तलिफ चेंजेस कौन कौन सी हैं? जो अर्लियर इन्वायरमेंट था, जो प्राइमोर्डियल इन्वायरमेंट था, वो हेजी था, धुंधला सा था, अनफेमिलियर था, और इस तरह का इन्वायरमेंट था, इस तरह का एटमॉस्फेयर था जो एनिमल लाइफ को या प्लांट लाइफ को किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकता। क्या बोला कि एटमॉस्फेयर की स्टेजेस हैं। वो स्टेजेस कौन कौन सी हैं? वो स्टेजेस मेन हम अगर बात करें तो 2 स्टेजेस हैं। 2 स्टेजेस हैं, और इन 2 स्टेजेस में जो सबसे पहले हम स्टेज डिस्कस करेंगे वो है प्राइमोर्डियल स्टेज। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। एक है प्राइमोर्डियल स्टेज। प्राइमोर्डियल स्टेज का मतलब क्या? कि जब अर्थ बनी, फिर एटमॉस्फेयर बना। एटमॉस्फेयर किस तरह से बना? अर्थ के ओरिजिन में मैंने आपको बताया था कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था, और पहले जो रॉक्स बनी थी, जो वॉल्केनोस थे, उनसे ओरिजिनेशन हुई किसकी? गैसेस की। गैसेस आई, वॉल्केनो से ओरिजिनेशन होती 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 गैसेस आई, और जो अर्ली एटमॉस्फेयर था वो हेजी था, और उसमें जो गैस थी वो हाइड्रोजन और हीलियम थी। क्या क्या था? प्राइमोर्डियल स्टेज में टेम्परेचर बड़ा हाई था, जो अर्थ थी वो मोल्टन फॉर्म में थी। मोल्टन का मतलब पता है ना, एक हॉटर सब्सटेंस। अब अर्थ मोल्टन की फॉर्म में थी और वोल्केनो से धुआं निकल रहा था। ठीक है, वोल्केनो इरप्शन हुई, और वोल्केनो इरप्शन के नतीजे में गैसेस आई, और प्राइमोर्डियल स्टेज में जो डोमिनेंट गैस थी वो हाइड्रोजन थी और हीलियम थी। Hydrogen or helium rich atmosphere will be the primordial atmosphere, but beside hydrogen and helium there are also another important gases like methane, CH4, nitrogen plus water। लेकिन चूंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, वाटर मौजूद था वेपर की फॉर्म में। ये है
प्राइमोर्डियल स्टेज का एटमॉस्फेयर। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम द अर्थ्स टेम्परेचर विल बी कूल्ड डाउन एंड वी मूव टू द सेकेंडरी स्टेज ऑफ द एटमॉस्फेयर। सेकेंडरी स्टेज ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये सेकेंडरी स्टेज तो एटमॉस्फेयर की थी, इसमें कुछ चेंजेस थी। कह लें कि इसके रिवर्स था। यहाँ पर टेम्परेचर हाई था, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया। यहाँ पर अर्थ मोल्टन फॉर्म में थी, यहाँ पर सॉलिडिफाइड हो गया। अर्थ का जो क्रस्ट है, यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन हुई थी और गैसेस फॉर्म होती थी, लेकिन हाइड्रोजन एंड हीलियम बता रहा हूँ आपको डोमिनेंट थी। और इस केस में सेकेंडरी में जो गैसेस थी, जो डोमिनेंट गैसेस थी, बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड थी, वो नाइट्रोजन थी, और इसके अलावा ऑक्सीजन भी थी और CH4 मीथेन भी मौजूद थी। इसके अलावा वाटर भी मौजूद था। ये वाटर जो है ये सम सॉर्ट ऑफ वेपर की फॉर्म में भी मौजूद था, लिक्विड की फॉर्म में भी मौजूद था। सेकेंडरी एटमॉस्फेयर लिक्विड की फॉर्म में मौजूद कैसे था, जब टेम्परेचर हाई था, गैस की इरप्शन हुई, गैस की स्केपिंग हुई, गैस बाहर आई। और मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइमोर्डियल जो इन्वायरमेंट था ये क्या था, ये हेजी था। हेजी था, हेजी का मतलब है धुंधला, क्योंकि धुआं ही धुआं था। धुआं क्यों था, टेम्परेचर बड़ा हाई था। अब यहाँ पर जब धुआं कम हुआ है, उन वाटर वेपर्स जो यहाँ पर मौजूद थे, उन वाटर वेपर्स की कंडेंसेशन हुई है। आपको पता है जब टेम्परेचर लो होता है तो टेम्परेचर लो पर वाटर वेपर इनकी क्या होती है, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन का पता है आपको कि क्या होता है, रिएक्शन इन विच द वाटर मॉलिक्यूल रिलीज। अब कंडेंसेशन के नतीजे में जब वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ बारिश, बारिश की फॉर्म में वो ज़मीन पर गिरते हैं। और ज़मीन पर गिरने के बाद यहाँ पर अर्थ की फॉर्मेशन के साथ ओशन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। क्या होती है, रेन जब गिरती है तो यहाँ पर ओशन बनते हैं। ये खैर एक अलग टॉपिक है, फॉर्मेशन ऑफ ओशन। तो डिफरेंस बता रहा हूँ कि यहाँ पर ओशन नहीं थे, यहाँ पर ओशन मौजूद है। यहाँ पर टेम्परेचर गर्म था, यहाँ पर टेम्परेचर बनिस्बत ठंडा है। यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी, यहाँ पर सम सॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पर वाटर वेपर की फॉर्म में था, यहाँ पर वाटर लिक्विड की फॉर्म में भी मौजूद था। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम डोमिनेंट थे, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन डोमिनेंट थे। जैसा कि आपको पता है अब एटमॉस्फेयर जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिच है। About 99% of the atmosphere today is constituted by only two molecules like carbon dioxide and the nitrogen. Atmosphere की formation हुई है। तो चलते चलते with the passage of time, as Earth continuously cool down, the temperature about reach to the 100 degree Celsius or below to the 100 degree Celsius, all the water vapors are converted into liquid water and there will be the formation of the ocean. Now जो present atmosphere है, अब हमारे जो एटमॉस्फेयर दिखाई दिया जाता है उस एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है। प्रेजेंट एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन में बेसिकली यहाँ पर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, अबाउट 78 प्लस 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है और 0.9% यहाँ पर इनर्ट गैसेस हैं। ठीक है, इनर्ट गैसेस। और इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस ओजोन है प्लस मीथेन है, ये सारी की सारी गैसेस जो हैं
ये ओनली 0.1% बनाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर का। और ये बेसिकली जो फिगर है ये बताता है कि अब जो इन्वायरमेंट है ये लाइक सेकेंडरी इन्वायरमेंट के साथ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोमिनेंट थी, यहाँ पर भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोमिनेंट। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किस तरह से एटमॉस्फेयर की ओरिजिन। अब एटमॉस्फेयर बेसिकली जिस तरह अर्थ थिक है, ये अर्थ के जितना तो थिक नहीं, लेकिन इसकी भी थिकनेस अबाउट 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर तक है। ये एक जो स्फेयर आपको बताया है, जो लेयर ऑफ गैसेस बताई हैं, इनकी थिकनेस 10,000 किलोमीटर है। अर्थ से लेकर 12 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर है। ये ट्रोपोस्फेयर क्या है? बेसिकली लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सही है। यहाँ ऊपर मैं हेडिंग लिख देता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ये जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, इसके बाद लेयर आती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर Stratosphere is a layer that extends from 12 kilometer to the 50 kilometer, 12 to 50 तक। और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो लेयर है वो है मीजोस्फेयर। वो है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर बेसिकली फ्रॉम 50 टू 80 किलोमीटर तक ये चलती है, 80 तक। अब मीजो के बाद आती है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर थर्मोस्फेयर ये 80 टू 700 मीटर तक जाती है, 700। और थर्मो के बाद जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर बेसिकली एक्सटेंड फ्रॉम 700 टू 10,000 किलोमीटर तक। ये सारे का सारा मैंने आपको क्या बताया है? एटमॉस्फेयर बताया, एटमॉस्फेयर की लेयर्स बताई हैं जो अब मौजूद। अब ये बताओ कि एटमॉस्फेयर तो गैसेस हैं, ये गैसेस अर्थ के साथ या अर्थ के इर्द गिर्द किस तरह से ये एस्केप क्यों नहीं कर जाती खला में, ये यहाँ पर क्यों मौजूद है? क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर ये है, द गैसेस विच आर हेल्ड या विच आर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ आर हेल्ड to the earth because its force of the gravity, because every particle has its gravity। हर एक पार्टिकल्स की कुव्वत शकल होती है, कशिश करने की कुव्वत होती है। इसी तरह ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेयर हेल्ड अराउंड द अर्थ है, अर्थ से स्केप डाउन नहीं कर जाता। और एटमॉस्फेयर हमारा काम क्या करता है? आपको पता है कि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करता है या फिर रिफ्लेक्ट करता है, उनको अर्थ तक पहुंचने से रोकता है। तो ये है एटमॉस्फेयर की लेयर्स। यहाँ से स्टार्ट करनी है। सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है। और एक और चीज़, जहाँ पर ये लेयर ख़त्म होगी, ट्रोपोस्फेयर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ख़त्म होगी, तो स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे स्टार्ट होगी, यहाँ पर इस पॉइंट को हम कह सकते हैं दैट इज अ ट्रोपोपास। ट्रोपोपास, यहाँ पर ट्रोपोपास हुई है और उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पर खत्म होगी, यहाँ पर स्ट्रेटोपास, मीजोपास, थर्मोपास एंड एक्सोस्फेयर इज सो ऑन। अब जो ओजोन लेयर पाई जाती है, ओजोन लेयर जो पाई जाती है वो एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में पाई जाती है, ओजोन लेयर। तो ये था हमारा
ओरिजिन एटमॉस्फेयर का। 1 मिनट में सुनो, एटमॉस्फेयर हमारा बना है आउटगैसिंग के जरिए से। आउटगैसिंग रॉक्स से आई, वोल्केनो से आई। वो रॉक्स वोल्केनो से आउटगैसिंग होती होती हमारे एटमॉस्फेयर में धुआं ही धुआं था, हेजी था, अनफेमिलियर था, टेम्परेचर बढ़ा हुई था। विद द पैसेज ऑफ टाइम टेम्परेचर कूल डाउन हुआ। वो जो हेजी एटमॉस्फेयर था, वो जो धुआं ही धुआं था, वो जो वाटर वेपर्स थे, वो जब टेम्परेचर कम हुआ तो उनकी कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन हुई तो रेनफॉल हुई, रेनफॉल हुई तो ओशन फॉर्मेशन हुई, ओशन फॉर्मेशन हुई तो यहाँ पर जिंदगी आई। और जिंदगी आने के बाद जब ओशन फॉर्मेशन होती है, याद रखिएगा, ओशन विल बी अब्जॉर्ब मच ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ओशन में मौजूद जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स भी होते हैं, वो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं। तो टेम्परेचर को कूल डाउन करने में उन्होंने मदद दी। और चलते चलते इतना टेम्परेचर डाउन हुआ, इतना टेम्परेचर डाउन हुआ कि आज का जो एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन भी मौजूद, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी टू अ लिमिटेड एक्सटेंट मौजूद है और हम यहाँ पर रहने के काबिल हो। तो अब हम मूव करते हैं ओरिजिन ऑफ द ओशन। ओशन की ओरिजिन किस तरह से हुई? जिस तरह से मैंने एटमॉस्फेयर आपको सिखाया, बिल्कुल कुछ स्टेप्स ओशन की फॉर्मेशन में सेम है। तो आइए बिला तखीर के हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि ओशन किस चीज़ का नाम है, ओशन हम किसको बोलते हैं। ओशन बेसिकली इट इज़ द बॉडी ऑफ वाटर। तो वो वाटर कौन सा? साल्टी वाटर, सैलीन वाटर, या फिर हम उसको कह सकते हैं मेरीन वाटर। ओशन इज द बॉडी ऑफ द मेरीन वाटर which occupy most of our Earth's surface. About 71% of the our Earth's surface is covered by the water, is covered by the ocean. तो सिंपली मैं लिखूंगा कि ओशन जो है is a body of saline water. saline water. ओशन एक ऐसी बॉडी है जिसमें साल्टी वाटर होता है और ये हैबिटेट है टू द वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको पता है कि जो सबसे पहली जिंदगी ओरिजिनेट हुई है, वेरी फर्स्ट हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म, तो वो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? ओशन में, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में, जो हमने पढ़े थे सायानिक बैक्टीरिया। ठीक है, सियानो बैक्टीरिया नहीं, सियाने बैक्टीरिया। तो ओशन जो है ये बहुत इंटरेस्टिंग इसकी ओरिजिन है। सही है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि सोर्सेस क्या थे। ठीक है, वाटर के सोर्सेस ये सारी की सारी स्पोज्ड बातें हैं, अभी तक कोई कंफर्म इनको नहीं कर सका, बिकॉज इट गोज बैक टू द 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। जब से ज़मीन बनी है तब से ये निज़ाम कायनात स्टार्ट हुआ। और ये कैसे बनी है, ये सारी की सारी स्पोज रीडिंग्स हैं, किसी को कख नहीं पता एक्यूरेट, किसी को कुछ नहीं पता। तो अर्थ बनी है कब? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और उसके बाद जो ओशन हैं ये बने हैं तकरीबन 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, यानी कि अर्थ की फॉर्मेशन के बाद भी कितने, मतलब कि बिलियंस ऑफ ईयर्स का एक अरसा है ओशन की फॉर्मेशन। तो इससे पता ये चला कि अर्थ पहले बनी हुई थी, चाहे गर्म थी, चाहे जो भी था। अब सोर्सेज ऑफ वाटर क्या है? सही, जो हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के सोर्स क्या हुए होंगे। ये सपोज रीडिंग 3 तरह के प्रोसेस को डिस्कस किया जाता है। कहते हैं कि सबसे पहला प्रोसेस तो वो जो मैंने आपको बताया कि वोल्केनिक आउटगैसिंग हुई हो। क्या हुई होगी? वोल्केनिक आउटगैसिंग। वोल्केनिक आउटगैसिंग का मतलब क्या? जिस तरह एटमॉस्फेयर में मैंने आपको बताया था, ये बिल्कुल सिमिलर है। अगर आप समझना चाहो, बल्कि आप समझ चुके होंगे,
लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, वॉल्केनिक आउटगैसिंग में आपको पता है कि वॉल्केनिक की इरप्शन हुई है। वॉल्केनिक की इरप्शन होने के बाद फिर क्या हुआ है, गैसेस आर कम्स आउट, गैसेस बाहर आई हैं, और वो गैसेस ने हमारे एटमॉस्फेयर में, या यूँ कह लें कि उन्होंने हमारा एटमॉस्फेयर बनाने में मदद की है। ये एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स थे, ठीक है, वाटर मौजूद था वेपर की फॉर्म में, और फिर वाटर वेपर जो हैं, सारी बात वही है, वाटर वेपर जो हैं ये कंडेंस हुए हैं, इनकी कंडेंसेशन हुई है। कंडेंसेशन के नतीजे में ये ज़मीन पर गिरे हैं एज आ रेनफॉल, और रेनफॉल इतनी ज़्यादा थी कि 7000 मिलीमीटर पर ईयर, 7000 मिलीमीटर पर ईयर हुई है। और तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक उस वक़्त में 1000 साल में ही, इतने कम अरसे में ही ओशन की फॉर्मेशन हो गई है। तो ये है बेसिकली एक पॉसिबल रीज़न, एक आइडियल रीज़न, या फिर एक थिंकिंग कि इस तरह से एक मामला हुआ होगा वोल्केनिक आउटबर्स्ट। दूसरे नंबर पर बताया जाता है कि रॉक्स में से वाटर निकला है डायरेक्टली, रॉक्स के अंदर मौजूद था वाटर, क्योंकि ज़मीन के नीचे पानी है, अब भी साइंसदान को पता है। और जो ज़मीन के नीचे वाटर था ये निकला, ठीक है। ये दूसरा सोर्स था कि वाटर डायरेक्टली कम्स आउट फ्रॉम द अर्थ, डायरेक्टली कम्स आउट। और तीसरे नंबर पर जो रीज़न है, जिसको अब एक ऑथेंटिक रीज़न बोलते हैं, वो ये है कि कॉमेट आया होगा, कॉमेट्स आए होंगे। और ये कॉमेट्स बेसिकली क्या हैं, कॉमेट्स आर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स दैट हैविंग आइस, एंड दीज कॉमेट्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द अर्थ बट दीज कम फ्रॉम अनदर प्लैनेट लाइक स्पेस। ये स्पेस से आने वाली आइसी बॉडीज़ हैं, बर्फ़ वाली बॉडीज़ हैं, एक चट्टान की तरह की बॉडीज़ हैं जो आकर ज़मीन पर टकराई, और ज़मीन पर टकराने के बाद टेम्परेचर चूँकि हाई था, ये आइस थी, बर्फ़ थी, और ये बर्फ़ आकर पिघल गई उस हाई टेम्परेचर की वजह से। जब पिघली, इतना टेम्परेचर हाई था कि इसका पानी नहीं बना बल्कि वाटर वेपर बन गए। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब टेम्परेचर कूल्स डाउन हुआ, टेम्परेचर कूल्स डाउन होने के बाद ये वाटर वेपर्स इसी तरह कंडेंस होकर रेनफॉल के ज़रिए से हाईली रेनफॉल हुई है और ये ओशन बने हैं। यानी कि इसेंस ये है, कॉमेट्स में बी द सोर्स ऑफ द वाटर, सोर्स ऑफ वाटर, इस तरह का कोई चक्कर चला हो, सही है, क्योंकि अब एग्जैक्ट तो नहीं पता। तो खैर इसमें 4 स्टेप हैं जो बेसिकली डिस्कस किए जाते हैं। कितने? 4 स्टेप्स हैं बेसिकली जो डिस्कस किए जाते हैं ओशन की फॉर्मेशन। वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं हम देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि सोर्स ऑफ वाटर, वाटर किस तरह से आया। मैंने आपको 3 बताए, तीनों में से तीनों ठीक है क्योंकि एक्यूरेट कोई भी नहीं, लेकिन इनमें से जो मोर एक्यूरेट है, इनमें से जो हाईली एक्यूरेट है या जिसके एविडेंसेस ज़्यादा हैं, वो आउटगैसिंग भी है और वो कॉमेट्स भी है, ठीक। इसलिए इनका जो एक म्यूचुअल सोर्स है वो है कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स। बेसिकली दे मे बी द सोर्स ऑफ, ये कॉन्ड्राइट्स एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक, कार्बोनेशियस, कार्बन पर मौजूद उनके फोसल्स की फॉर्म में हो। तो ये कार्बोनेशियस कॉन्ड्राइट्स बेसिकली दीज आर द सोर्स ऑफ द वाटर, कि वाटर हो सकता है इनके ज़रिए से ज़मीन पर आया। तो ये मिक्सचर है वोल्केनिक और कॉमेट्स का सोर्स ऑफ वाटर। तो दूसरा जो स्टेप है बड़ा ही आसान सा स्टेप है जो हमने आगे भी डिस्कस किया है, वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, तो ये सारे का सारा स्टेप आपने लिखना है
वोल्केनिक आउटगैसिंग हुई है, इरप्शन हुई है, गैस कम्स आउट हुई है, और उसके बाद एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स थे, कंडेंसेशन हुई और रेनफॉल्स की मुश्किल है। अब ये जो दूसरे स्टेप में ओशन बना है, ये ओशन टेम्परेचर अपने अंदर हाई रखता था, अबाउट 600 केल्विन। 600 केल्विन इसका टेम्परेचर था, जो अभी सही तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता था ऑर्गेनिज्म को। ठीक, अब थर्ड स्टेज जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू ओशन। क्या है? कंडेंसेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू, यानी कि जो नए हैं, न्यू फॉर्म ओशन। फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म ओशन, जो नए नए समुद्र अभी बने थे, उनमें जो न्यू फॉर्म ओशन थे, इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो ऑर्गेनिजम्स को जनरेट कर सकें, बिकॉज द न्यू फॉर्म जनरेशन में ओशन में 600 डिग्री केल्विन टेम्परेचर था, और ये टेम्परेचर ग्रेजुअली रिड्यूस होके 300 केल्विन तक पहुंचा। 300 केल्विन तक पहुंचने के बाद टेम्परेचर ये इतनी तेजी से ग्रेजुअल हुआ, इतनी तेजी से स्लोज डाउन कम हुआ, इतनी तेजी से ये डिक्रीज हुआ कि यहाँ पर तकरीबन आफ्टर अ मिलियन ऑफ ईयर्स यहाँ पर फर्स्ट लाइफ फॉर्म अपीयर होती है, और वो आपको पता है कि आर्किया है, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म ओशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनका टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, और ये लाइफ को सपोर्ट करने में थोड़े से हेल्प आउट हुए हैं, और फिर इनसे आर्किया बैक्टीरिया बने हैं। आर्किया बैक्टीरिया आपको पता है कि साइनोबैक्टीरिया हैं, और इस तरह से ये फोर्थ फॉर्म में इंटर होते हैं, फोर्थ स्टेप में इंटर होते हैं। न्यू फॉर्म ocean basically convert into the mature ocean which we are see today. Mature ocean, तो मेच्योर ओशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, बल्कि बिटवीन 80 टू 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ओशन के वाटर का, 80 से 20 डिग्री तक। और ये सैलीन भी होता है, यानी कि मैरीन भी होता है, साल्टी कंडीशंस भी इनके पास होती हैं, और ये काफ़ी डेंस होता है, और ये बेसिकली इस तरह से ख्याल किया जाता है कि ओशंस बने हों। और ओशन के बनने के बाद आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट होती है। फर्स्ट लाइफ फॉर्म ओरिजिनेट होने के बाद यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी आती है, और जो अर्थ पर मौजूद ओशंस थे उनकी कंपोजिशन, पीएच क्या है, सैलिनिटी क्या है, वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे आप डिस्कस करोगे। फिर बता रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल बायोलॉजी बेसिकली इट रिक्वायर्स टाइम। जिस तरह एटमॉस्फेयर की लेयर्स थी, इसी तरह से ओशंस की भी लेयर्स होती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो लेयर है वो है एपीपेलाजिक लेयर। एपीपेलाजिक लेयर, ये जो एपीपेलाजिक है बेसिकली ये सबसे ऊपर वाली लेयर है जिसमें sufficient light will be penetrate in order to maintain the life of organisms like plant and animals। ये एपीपेलाजिक जोन बेसिकली 0 to 200 मीटर्स तक इसकी डेप्थ होती है, यानी कि समंदर के अंदर 200 मीटर तक लाइट पेनिट्रेट, इनफ लाइट पेनिट्रेट कर रही होती हैं। उसके बाद आ जाता है मीजोपेलाजिक जोन, और ये मीजोपेलाजिक जो है ये वेरी करता है 200 to 1000 मीटर, और यहाँ पर लाइट कम होती है। मीजोपेलाजिक में लाइट कम होती है, इसलिए इसे पार्शियल सनलाइट जोन भी बोलते हैं।
इट इज द पार्शियल सनलाइट जोन, और ये एपिप्लाजिक जो है इसको बोलते हैं सनलाइट जोन। तो मीजोप्लागिक के नीचे होती है बेथीप्लागिक लेयर, ठीक है जी। बेथीप्लागिक बेथीप्लागिक की जो डेंसिटी है वो 1000 टू 4000 होती है, और जनाबे वाला यहाँ पर लाइट का कोई तस्वुर नहीं होता, और इसलिए इसको मिडनाइट जोन बोलते हैं। बेथीप्लागिक के नीचे है एबेसोप्लागिक। बेसिप्लागिक ये 4000 से आगे ऑनवर्ड चलती है 6000 मीटर तक, या फिर इससे भी ज्यादा हो, और यहाँ पर जो एंड वाली है वो है हेडोप्लागिक जोन। हेडोप्लागिक जोन ये 6000 मीटर से लेकर बॉटम तक जो एरिया है दैट इज द हेडोप्लागिक जोन, एंड देयर विल बी नो लाइफ फॉर्म। यहाँ पर कोई लाइफ फॉर्म नहीं होती, और इस फॉर्म को बोलते हैं, इस लेयर को, इस हिस्से, इस बॉटम, इस जगह को बोलते हैं ट्रेंच जोन। ट्रेंच का मतलब पता है? अगर नहीं पता तो इसको नेट से सर्च कीजिएगा। द ग्रेट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड इज द मेरिनियन ट्रेंच। सबसे जो गहरी खाई है, ट्रेंच है, वो है मेरिनियन। वो आप इसको डिस्कस कर लें फर्दर जनरल नॉलेज। तो ये बेसिकली ओशन की फॉर्मेशन है कि जनाबी ओशन इस तरह से बनी।